ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो पार्ट है बच्चों, जो पेज नंबर 9 पे दिए हैं, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है जो वीडियो से हो जाएंगे सिंपली। ओके, और अगर नहीं हो पाते तो लेट मी नो, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दोज क्वेश्चन। आज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट वाइल माइक्रो इज नॉट, कॉमेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्रीगेट क्या होता है बच्चों? टोटल, राइट। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? हम कैसे डील करते हैं? इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को लेंगे, हर सेक्टर में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उन सब की बात करेंगे, राइट। माइक्रो ऑन द अदर हैंड किस चीज की बात करते हैं? माइक्रो मीन स्मॉल, तो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेगा। तो एज एन इंडिविजुअल की बात करेंगे, हाउस होल्ड की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि टोटल या एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट ये बोलना कि सिर्फ ये मैक्रो में ही है और माइक्रो में नहीं है, जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब हम समझते हैं कैसे। ऐसे बच्चों, सपोज माइक्रो की बात करते हैं। एक फर्म है जो कि पेन बनाती है, ओके, पेन बनाती है ये फर्म। तो इस पेन की फर्म का हम अगर डिमांड कर्व देखें, सपोज ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, हमने माइक्रो में किया है। सिमिलरली सेकेंड फर्म जो है कोई और है, जैसे मैं हूं, मैं पेन बनाती हूँ, मैं फर्म 1 हूँ। आप भी पेन बनाते हो, आप फर्म 2 हो, राइट। ये भी पेन बनाती है। अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं, माइक्रो क्या बोलती है? एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करती है। यहां हमने एग्जांपल लिया पेन, तो पेन की जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको ऐड करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड ऑफ क्या मिल जाएगा? पेन वाली इंडस्ट्री का। कितनी इंडस्ट्रीज है जो पेन बना रही हैं, और मार्केट डिमांड कैसे आया? मैं फर्स्ट फर्म प्लस सेकंड फर्म, और अगर और भी फर्म होंगी तो उन सबको एडअप करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड मिलेगा, राइट। तो मतलब माइक्रो के अंदर भी हम टोटल एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, पर यहां क्या चक्कर है? हमारी जो एग्रीगेशन की जो है लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहां हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करें जो कि पेन है, राइट। लेकिन अगर यही केस मैं मैक्रो का लूं, मैक्रो क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई करता है डिफरेंट सेक्टर्स और में जितने गुड्स और सर्विसेज है सबको एज अ होल टोटल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेन को भी ऐड करूंगी, मैं पेंसिल वालों के फर्म को भी ऐड करूंगी, मैं पेपर वालों को भी ऐड करूंगी। तो जितनी भी सेक्टर्स में जितनी भी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी एज अ होल मतलब एट लार्ज स्केल में बात कर रही हूं, ओके। देयरफॉर एग्रीगेशन या टोटल का कॉन्सेप्ट दोनों में ही है, मैक्रो में भी और माइक्रो में भी। मैक्रो में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हम एज अ होल पूरे लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। माइक्रो में एग्रीगेशन की लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि यहां हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन योर बुक। So the answer says it is a wrong to state that there is no aggregation in microeconomics। भाई ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दी है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इट इज इन माइक्रोइकोनॉमिक्स दैट वी स्टडी द कॉन्सेप्ट लाइक मार्केट डिमांड, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। मार्केट डिमांड क्या है? एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। बट हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक कमोडिटी, एक गुड की बात कर रहे हैं, राइट। However, the difference lies in the degree of aggregation। तब टोटल की बात करते हैं तो वो वैरी करता है। माइक्रो में एक चीज, एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो में हम सारे गुड्स और कमोडिटी की बात करते हैं। तो एग्रीगेशन डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट कमोडिटीज एज अ होल हम बात करते हैं, राइट। वेयर एज वाइल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेशन इज डन ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल household, individual industry, individual market, whereas in macroeconomics it is done at a level of economy as a whole, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बेसिस से समझाया है। I hope the first question is clear. Second question says what is true at micro level may be a paradox at macro level. Explain with an example. तो बच्चों ये मैंने करवाया था माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में, एक बार फिर से करवा रही हूं, ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो माइक्रो में सही है वो मैक्रो में सही नहीं होगा। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, राइट। अगर माइक्रो केस लेते हैं, माइक्रो किसकी बात करते हैं? स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट में कौन आएगा? कोई इंडिविजुअल है, कोई एक फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड है, सब आएंगे। ओके, सपोज एक इंडिविजुअल है, एक लड़का है जो सेविंग करना शुरू करता है। ओके, इसने सेविंग की, सेविंग करने से क्या होगा? इसके फ्यूचर में इसको काम आएंगे वो पैसे, राइट। तो देयरफॉर दिस सेविंग इज अ वर्च्यू, मतलब इसके लिए बहुत बढ़िया बात है सेविंग करें। माइक्रो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट, माइक्रो कॉन्सेप्ट। ओके, वेयर एज मैक्रो क्या बोलते हैं? मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज ए होल, हम सारे रेजिडेंट्स को लेते हैं। ओके, सपोज अगर सब लोग देश में सेव करना शुरू कर दे, सब सोचे भाई अब हम तो कोई खर्चा ही नहीं करेंगे, सेविंग कर लेते हैं, कल को बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सब सेविंग करने लग गए, कोई कुछ सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि सब सेविंग कर रहे हैं। उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने खर्चा करके वो गुड्स बनाए हैं उनके पास पैसा जाएगा? नहीं। उनका प्रॉफिट बनेगा? नहीं। फिर उनके पास फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे? जो वो इन्वेस्टमेंट लगाए। भाई कल को इंडस्ट्री चलानी है, पैसे भी तो लगाने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन भी खराब हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, डिमांड गिरी, इन्वेस्टमेंट गिर गया, इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो इनकम भी गिरेगी लोगों की, प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट नहीं बनेगा, आउटपुट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो एक हमारी मेजर प्रॉब्लम उठेगी, पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी। तो आपने देखा जो चीज एक इंडिविजुअल लेवल पे कामयाब थी वो एज अ होल, एज अ इकोनॉमी कामयाब नहीं थी। इसी को हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं बच्चों। ओके, जो चीज माइक्रो पे लॉजिकल है वो मैक्रो पे लॉजिकल नहीं है, और जो मैक्रो पे लॉजिकल है वो माइक्रो पे लॉजिकल नहीं है। यही आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। विल नाउ स्विच ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, do you think that journal price level is of any relevance at micro level? भाई जो journal price level की जो theory है जो कि important है मैक्रो इकोनॉमिक इशू जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्या वो चीज journal price level important है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी? Let's see the answer. जब बच्चों हम बात करते हैं जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल मतलब प्राइजेस क्या चल रहे हैं। हमने दो चीज बात की थी प्राइस में, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की, राइट। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिफ्लेशन मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमें पता है ये जो जर्नल प्राइस लेवल है ये मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम। लेकिन बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है जर्नल प्राइस का ये माइक्रो में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सपोज कोई प्रोड्यूसर है, वो कब इन्वेस्टमेंट करेगा? सपोज मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैं क्या शूज प्रोड्यूस करती हूँ। मैं कब वो शूज ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी? जब मुझे पता चलेगा शूज में प्रॉफिट ज्यादा है, अच्छी डिमांड हो रही है और प्राइस बढ़िया मिल रहा है मार्केट में। मैं प्राइस ज्यादा है, मुझे पता है शूज बनाने से मुझे मेरे बिजनेस में फायदा होगा कल को, क्योंकि प्राइस बढ़िया मिल रहा है मार्केट में, प्राइस ज्यादा है तो फ्यूचर में मेरी बिजनेस एक्सपेक्टेशन, मैं उम्मीद लगाऊंगी कि मुझे भी मुनाफा होगा, प्रॉफिट हो सकता है मुझे भी, और प्रॉफिट होगा अगर मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे, प्रॉफिट हुआ मेरे पास, तभी तो मैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी, राइट। देयरफॉर माइक्रो में एज एन इंडिविजुअल के लिए भी जर्नल प्राइस जो एक इंपॉर्टेंट मैक्रो इशू है ये इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अब लेते हैं दूसरा केस। अगर लगा लो डिफ्लेशन आ गया, प्राइस कम है। ओके, प्राइस कम है तो मेरी बिजनेस एक्सपेक्टेशन, मुझे पता है जूते बनाने में कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई प्राइस नहीं मिल रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद क्या है इससे कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, क्या पता लॉस लग जाए मुझे, राइट। तो मेरी यहाँ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कम है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कम है, लॉस हो सकता है, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगी? नहीं करूंगी। देयरफॉर प्राइस, जो जर्नल प्राइस जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो का तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो भी ये एक इक्वली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। गाइज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो ये बोल रहा है व्हाट मे हैपन इफ सेविंग्स आर इनकरेज्ड इन एन इकोनॉमी। अभी तक हमने पढ़ा अगर सेविंग ज़्यादा हम इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं सेविंग को, तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। जैसे कि अगर सेविंग इंक्रीज होती है, ठीक है, लोगों ने बचत करना शुरू कर दिया, कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, तो क्या हुआ, हमारे एग्रीगेट डिमांड गिर गया। एग्रीगेट डिमांड गिरा तो हमारी एम्प्लॉयमेंट इशू होगा। एम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो आउटपुट नहीं निकलेगा, और आउटपुट गिरेगा तो हमारी इनकम भी नहीं आएगी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी और पॉवर्टी की सिचुएशन आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर सेविंग को हमने इंक्रीज करना है, एनकरेज ही करना है, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज और मोबिलाइज आर सेविंग। मोबिलाइज मतलब इसको एक अच्छी तरीके से यूज करें। कैसे करेंगे कि हमें इस सेविंग से हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रादर गो फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, भाई जो पैसे हमने सेव किए हैं उसको हम मशीनरी पे इन्वेस्ट करें, प्लांट पे इन्वेस्ट करें, जमीन ले ले अपने लिए, राइट। कैपिटल एक ऐसी चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारी फर्दर फ्यूचर में काम आएगी ही आएगी। एक लाइफ टाइम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आगे फर्दर आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स लो, इक्विपमेंट्स लो जिससे आपको फायदा हो। तो सेविंग्स जो आपने की है उसको आप बेटर वे में यूज करो और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जाओ। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो आपकी ग्रोथ होगी, फ्यूचर में ग्रोथ होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगी, एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो हमें ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी, इनकम भी इंक्रीज करेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस सेकेंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट इन इकोनॉमी? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है और ये भी देखना है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है तो सिग्निफिकेंस बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट के, और ऑल्सो अपने आंसर को जस्टिफाई करने और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल देके भी जस्टिफाई करना है। ओके तो बच्चों आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। तो मैक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो के बारे में ही क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो मैक्रो पूछ रहा है कि माइक्रो पूछ रहा है, राइट। चलो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट की बात करें। कौन होते हैं मैक्रो एजेंट्स? जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट कौन है? जो डिसीजन मेकर है, जो अपना डिसीजन लेगा, राइट। अब पूछा है मैक्रो इकोनॉमिक, तो मैक्रो इकोनॉमिक क्योंकि हम इकोनॉमी एज ए लार्ज एज ए होल की बात करते हैं, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग किसके पास है? या तो कोई इंस्टीट्यूशन होगा या गवर्नमेंट ही होगी कहीं, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या काम है? हमने किया था आरबीआई लुक्स आफ्टर आवर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है बच्चों? जिसमें हम मनी, पैसे की बात करेंगे भी, कितनी मनी सप्लाई होगी, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई कितनी रहेगी, कैसे कुछ मनी लोगों के पास होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन देंगे, एंड सेवरल अदर मनी रिलेटेड पॉलिसी विच इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी आरबीआई डिसाइड करता है, राइट। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इकोनॉमी में एमएस मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, सब लोगों के पास पैसा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तब मनी सप्लाई ज्यादा है, इस सिचुएशन में बच्चों इन्फ्लेशन आएगा। लेते हैं पहला केस, जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है, ओके, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जितनी पीछे से गुड्स आ रही हैं, जितनी सप्लाई हो रही है,
उससे ज्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर प्राइस इंक्रीज होगा एंड इस प्राइस इंक्रीज को ही तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आरबीआई अगर देखेगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के हिसाब से बनाएगा। ये जो पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, राइट। दूसरा सिनेरियो लेते हैं जब हमारा मनी सप्लाई सपोज कम हो जाती है मार्केट में। ओके, मनी सप्लाई कम है, लोग खरीद नहीं पा रहे, डिमांड नहीं करते हैं, मतलब खरीदेंगे नहीं तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ क्या है, लोग खरीद नहीं रहे हैं तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, डिफ्लेशन आ जाएगा, राइट। तो आरबीआई चेक करेगा कि ना तो डिफ्लेशन आए ना इन्फ्लेशन आए, क्या कैसी टाइम के हिसाब से उसको क्या पॉलिसी बनानी है, तो ये आरबीआई का काम है। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट मतलब डिसीजन मेकर कौन है, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि हमारा नेशनल बैंक है या सेंट्रल बैंक है, जो सारे हमारी मॉनेटरी मनी रिलेटेड पॉलिसी बनाता है। Another important thing regarding RBI is the one who prints our currency, जो पैसे बना छापता है हमारी, right? I hope this question is clear to you all. So coming on to the NCERT question. NCERT question में पहला है what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Guys, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, लेक्चर वीडियो में, कि ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बनवाया था, एज इट इज उस टेबल को आपको लिखना है। अगर आप अपने आंसर को स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो चांसेस है आपको 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्कर्स में आएगा, तो आपको उसको एज इट इज फ्रॉम दैट वीडियो आपको करना है। आई होप इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली वी हैव द क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ओके बच्चों, इसके बारे में मैंने पूरी फुल फ्लेश्ड वीडियो में आपको एक पार्ट में एक्सप्लेन किया है, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, और उन सारे पॉइंटर्स को आपको लिखना है, राइट। हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट, और जहां से क्वेश्चन आता ही आता है रिगार्डिंग द ग्रेट डिप्रेशन। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ओके, इसका क्या रोल है, हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो बात ऐसी है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब एज अ डिफरेंट और या एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी जाने लगी तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइज करने लगे, मानने लगे। ओके, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ग्रेट डिप्रेशन पे रहता ही रहता है इस चैप्टर से, राइट। सो जनरली बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया, पीछे वाले क्वेश्चंस कर लिए, निकल जाओ, चैप्टर फिनिश। फिर तब एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चन आया है ग्रेट डिप्रेशन से, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि पूरे चैप्टर में ग्रेट डिप्रेशन की बात ही नहीं हुई, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ओके, तो गाइस ये पार्ट जो आपके चैप्टर के एंड में जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, जहाँ डूज एंड डोंट से पहले एक थोड़ा ब्रीफ दिया होता है, उन पेजेस को स्किप मत करना क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम डूज एंड डोंट्स को भी कवर करेंगे और इन पेजेस को भी कवर करेंगे ताकि कोई भी आपका मार्क्स कहीं भी लूज ना हो, राइट। अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s इज अ लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री। व्हाई, क्यों एक हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि इसके बाद हमें पता चला कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले हम पढ़ते आ रहे थे उसकी पॉलिसीज फेल हो गई, हम इकोनॉमी को ज़्यादा समझ नहीं पाए और इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अनदर पार्ट या सेपरेट ब्रांच बनानी चाहिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि 1930, उससे पहले क्या, 1930 से पहले, बिफोर 1930 बच्चों इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंट ब्रांच नहीं थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, बिफोर 1930 हम इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या होगा कि 1930 में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से एक न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स
एज अ सब्जेक्ट एक नई सब्जेक्ट निकल के आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ओके, तो ग्रेट डिप्रेशन को समझेंगे क्या था, क्या इवेंट हुआ था। उससे पहले हम समझते हैं कि पहले 1930 से पहले क्यों जरूरत नहीं लगी लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिफरेंट ब्रांच पढ़ने की। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं, ओके, जो जैसे डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आए थे, राइट, तो हमने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को किस चीज में, किस आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते थे, उसके हिसाब से काफी सारी इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी है, जैसे कि क्लासिकल्स, केन्स, नियो केन्जियन एंड सेवरल अदर मोर। ओके, तो जब क्लासिकल वर्ड समझते हो आप, तो क्लासिकल वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो इकोनॉमिस्ट थे जो मानते थे कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, कुछ भी होगा नेचुरल वे से वो अपने आप ठीक हो जाएंगी चीजें, इकोनॉमी अपने आप स्टेबल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसको किसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिलीव रखते थे क्लासिकल्स। ओके, तो 1930 से पहले क्लासिकल्स काफी डोमिनेट करते थे। तो क्लासिकल्स ने बोला, उनका मानना था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या सिखाती है, स्मॉलर स्केल पे इंडिविजुअल की बात करती है ना, माइक्रो मीन स्मॉल, राइट। तो अगर हर इंडिविजुअल को माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है भाई, कैसे तुम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करोगे फ्रॉम द लिमिटेड इनकम। सपोज मैं हूं, मेरी 1000 रुपये इनकम है, तो मैं उस 1000 रुपये को कैसे खर्च करूंगी जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उस सेविंग भी हो जाए, मेरे खर्चे भी निकल जाए, राइट। तो इंडिविजुअल सीखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करे और मैक्सिमम उससे निकाल पाए, राइट। तो क्लासिकल्स का मानना था अगर ये एवरी इंडिविजुअल को सिखा सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़े और उसको हम सारे लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, तो सबको सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और सबका वेलफेयर होगा, सबको पता होगा कैसे खर्चा करें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एट ए लार्ज पढ़ने की क्या जरूरत है, माइक्रो ही काफी है। ओके, अगर एक का डेवलपमेंट हो रही है, एक का विकास हो रहा है, सिमिलरली अगर सब लोग इंडिविजुअली अवेयर हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, सोशल वेलफेयर, सबका भला हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी है पढ़ने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से कोई सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किस चीज की बात करते हैं, क्लासिकल्स बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मतलब जिसके अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। हमने क्लास 11th में वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो में किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, उसमें से एक है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्या है, जहां कोई भी सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन का रोल नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी विद टाइम। ओके, तो बिना किसी के इंटरफेरेंस के एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इनका मानना था कि जितने भी मार्केट है, जितने भी मार्केट्स है हमारी इकोनॉमी में, उनका अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, अपने आप वो स्टेबल हो जाएंगी। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यही तो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, राइट। और इस सिचुएशन पे हमारे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है। ओके, लेकिन अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आई, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो हम मैक्रो में पढ़ते हैं, तो ये चीजें भी छोड़ देनी चाहिए विद टाइम, और नेचुरल वे से ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और वापस अनएम्प्लॉयमेंट से हटके फिर से ये फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर कर लेगा। ओके, तो किसी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। क्लासिकल्स को ये लगता था अगर तुम इंडिविजुअली अच्छे से रहोगे, सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा तो लोगों को पता चलेगा जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको बेटर वे में कैसे यूटिलाइज करो। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर हुई। इसलिए क्लासिकल्स को लगता था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करके अलग से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे क्लासिकल्स मना करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिफरेंट ब्रांच, एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं लाना चाहिए, राइट। अब आएगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। ग्रेट डिप्रेशन,
ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? जब हमारे रिसेशन क्या है? मंदी आएगी। जब वो मंदी काफी समय तक चलेगी, लाइक मोर देन 2 years, जब वो मंदी चलेगी, वो रिसेशन मोर देन 2 years कंटिन्यू हो जाएगा, भाई कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, सब बुरी बुरी चीजें होंगी कि हमारे पास ना जॉब्स होंगी, ना हमारी ग्रोथ होगी, ना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी, ना जीडीपी बनेगा हमारा, ठीक है, सब चीज बुरी बुरी चलेगी। तो उस मंदी को हम क्या बोलते हैं? एज डिप्रेशन। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रिसेशन पीरियड को हम बोलेंगे डिप्रेशन। तब पूरी हालात हो जाएगी, कुछ भी नहीं अच्छा होगा। ओके, तो अब आएगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। इस साल के अराउंड आया है ये। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एज डिफरेंट सब्जेक्ट निकल के आएगा। अब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में क्या हुआ, इसको क्यों डिप्रेशन बोला जाता है? देयर वॉज अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी, लोगों के पास कोई काम नहीं, सब बेरोजगार बैठे हुए। और कौन सी रीजन की बात हो रही है ये? द रीजन्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जहां बहुत अच्छे हालात हैं, लाइक द रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आते हैं? यूएसए, कनाडा, राइट। तो ऐसे ऐसे रीजन में भी लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई। ओके, एंड ऑल्सो इट वॉज हैपनिंग इन द रीजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ओके, वर्ल्ड मैप में देखना, यूरोपियन कंट्रीज सब डेवलप्ड कंट्रीज है, एंड लेट मी नो यूरोपियन कंट्रीज है कौन सी, राइट। सो यूएसए की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि वहां 3% का रेट रहता था, भाई टोटल पॉपुलेशन में से कुछ 3% ही लोग अनएम्प्लॉयड होते थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के चलते अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना ज्यादा बढ़ गया? इट इंक्रीज टू 25%। और ये कौन से साल की बात हो रही है? 1929 टू 33। आप देख रहे हो ना कि मंदी आई है, और 2 साल से ज्यादा के लिए मंदी आएगी तो वो क्या बन जाएगा? डिप्रेशन, राइट। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अ डेवलप्ड कंट्री which is equal to 25% is a huge number, right guys? अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं होगा, तो वहां ग्रोथ हो पाएगी? नहीं होगी। तो उससे क्या होगा? हमारे जीडीपी भी गिरेगा। और जीडीपी कितने परसेंट से गिरा? 33%। जीडीपी गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी गिरेगी। अब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जो बनाए गए थे लोग उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड गिरी। एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, क्या उनके पास पैसा जाएगा? उनके पास पैसा रहेगा? वापस पैसा जाएगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आउटपुट प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? तो एज अ रिजल्ट आउटपुट भी गिर गया। अब क्या होगा? आउटपुट ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं करे कोई चीज, वो बनाई ही नहीं जाएगी, तो लोगों को नौकरियां क्यों दे? देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट भी गिर गई हमारी। आई बात समझ में? तो तब ये सब चीज हो रही थी, दैट ऑल्सो इन डेवलप्ड नेशन। इस टाइम को बोला गया है ग्रेट डिप्रेशन। एंड गाइस, अभी जो हमने कंडीशंस की, उन सबको हम बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स एज लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल कंडीशन, जहां सब चीजें अच्छी होंगी। लो इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम से नीचे है हम, राइट। और ट्रैप मतलब एक साइकिल बन जाएगी, एक जाल बन जाएगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे ट्रैप बनेगा? पहले हमारी कम डिमांड है, लो एग्रीगेट डिमांड है, लोग कुछ डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरी फैक्ट्री है कपड़ों की, ठीक है, मैं कपड़े बनाती हूँ, टी शर्ट बनाती हूँ, शर्ट बनाती हूँ। कल को मार्केट में लोग टी शर्ट और शर्ट पहनना बंद कर दे, सब लोग इंडियन क्लोथ्स पहनना शुरू कर दे, लाइक सूट, सलवार, ऐसे वाले कपड़े पहनना शुरू कर दे, और मेरी शर्ट और मेरी टी शर्ट्स ना खरीदे, तो क्या मेरा जो प्लान्ड आउटपुट है उतना मैं, जितना मैंने सोचा था उतना मैं बनाऊंगी? नहीं। डिमांड गिरेगी तो मेरा आउटपुट गिरेगा। आउटपुट गिरेगा, उतनी मुझे सामान बनाना ही नहीं है, तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री में उतने लेबर को एम्प्लॉयमेंट दूंगी? नहीं दूंगी, क्योंकि जितना आउटपुट बनाना है उसके हिसाब से लोगों को लगाऊंगी ना। तो आउटपुट गिरेगा तो मेरी एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी, राइट। मैं उतने फैक्ट्री में लेबर्स को नहीं लगाऊंगी,
और अगर वो लेबर नहीं लगेंगी, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, तो मेरे क्या है, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, बचेगा कुछ खास मेरे हाथ में आएगा नहीं, और इन रिलेशन टू इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करूंगी, कुछ खास नहीं कर पाऊंगी। देयरफॉर नेशन की जीडीपी पे गिरेगी। जीडीपी क्या होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स की, राइट। अगर जीडीपी कम है, मतलब क्यों कम थी, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। फिर से वही जहां से शुरू किया था वहीं आ गए हम, राइट। लो एग्रीगेट डिमांड से शुरू किया था, लो एग्रीगेट पे फिर से आ गए, फिर से ये साइकिल चलेगा। लो एग्रीगेट डिमांड है, कम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी कम। तो बेसिकली ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे, और इस कंटिन्यूस साइकिल को हम ट्रैप बोलते हैं, जाल भी फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं। देयरफॉर ऐसे सिचुएशन तब इकोनॉमी फंस जाती है किसी भी देश की, तो उसको हम बोलते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। और ये लो इक्विलिब्रियम ट्रैप हमने कब देखा, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। अब क्लासिकल्स की थ्योरी फेल हो गई, अब उनको लगा कि हाँ, हमें एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो इंडिविजुअल की बात करता है और मैक्रो एज अ होल पूरी इकोनॉमी की बात करता है। अब ग्रेट डिप्रेशन का सिचुएशन चल रही थी, राइट। डेवलप्ड इकोनॉमीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो उस टाइम पे आए प्रोफेसर कीन्स। प्रोफेसर कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इकोनॉमिक्स में, इसलिए इनके टाइम पीरियड को केन्जियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल का यूज किया और इन्होंने सॉल्यूशन सजेस्ट किया भाई हम कैसे ये लो एग्रीगेट डिमांड वाली जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर प्रोफेसर कीन्स को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ओके, मैक्रो, डू नॉट कंफ्यूज इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, प्रोफेसर कीन्स, राइट। और अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, प्रोफेसर कीन्स। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो प्रिपेयर ग्रेट डिप्रेशन वाली पोर्शन बहुत अच्छे से। पहले वाली कहानी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बाद वाले जितने पॉइंट है उसको अच्छे से करना है, और लो इक्विलिब्रियम ट्रैप उसको भी अच्छे से कर लेना, वो आता ही आता है क्वेश्चन। जो हम सोच लेते हैं पहला केस, जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है। ओके, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जितनी पीछे से गुड्स आ रही हैं, जितनी सप्लाई हो रही है, उससे ज्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, राइट। देयरफॉर प्राइस इंक्रीज होगा, एंड इस प्राइस इंक्रीज को ही तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आरबीआई अगर देखेगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के हिसाब से बनाएगा। ये जो पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, राइट। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जब हमारा मनी सप्लाई सपोज कम हो जाती है मार्केट में। ओके, मनी सप्लाई कम है, लोग खरीद नहीं पा रहे, डिमांड नहीं करते हैं, मतलब खरीदेंगे नहीं तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ क्या है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, डिफ्लेशन आ जाएगा, राइट। तो आरबीआई चेक करेगा कि ना तो डिफ्लेशन आए ना इन्फ्लेशन आए, भी क्या कैसी टाइम के हिसाब से उसको क्या पॉलिसी बनानी है, तो ये आरबीआई का काम है। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट मतलब डिसीजन मेकर कौन है, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट। बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि हमारा नेशनल बैंक है या सेंट्रल बैंक है, जो सारे हमारी मॉनेटरी मनी रिलेटेड पॉलिसी बनाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग आरबीआई इज द वन हु प्रिंट्स आवर करेंसी, जो पैसे छापता है हमारी, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। सो कमिंग ऑन टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन में पहला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, लेक्चर वीडियो में,
कि ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बनवाया था एज इट इज, उस टेबल को आपको लिखना है। अगर आप अपने आंसर को स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो चांसेस है आपको 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। ओके तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्कर्स में आएगा, तो आपको उसको एज इट इज फ्रॉम दैट वीडियो आपको करना है। आई होप इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली वी हैव द क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ओके बच्चों, इसके बारे में मैंने पूरी फुल फ्लेश्ड वीडियो में आपको एक पार्ट में एक्सप्लेन किया है ग्रेट डिप्रेशन क्या है, और उन सारे पॉइंटर्स को आपको लिखना है, राइट। तो बच्चों हमने सारे मेजर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं यहाँ से। अब रहते हैं वेरी शॉर्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये है मैक्रो माइक्रो क्या है, एग्जाम्पल दो। तो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप खुद से कर पाओगे, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, मैं इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगी। हमने सारे मेजर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं यहाँ से। अब रहते हैं वेरी शॉर्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये है मैक्रो माइक्रो क्या है, एग्जाम्पल दो। तो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप खुद से कर पाओगे, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, मैं इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड है, ये मैंने अपनी लेक्चर वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और जो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन किए हैं, उनमें से ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन हो जाती हैं, राइट। तो आप इनको अच्छे से कर लेना, 1 मार्कर क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने, आपको अच्छे से करना बच्चों, समझना। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।